वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर की सेकंड प्रैक्टिस सीरीज को सॉल्व करेंगे और इसमें जो है आपके पूरे चैप्टर का रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था। तो प्रथम पालतू पशु आप बताएंगे कौन सा? गाय, भैंस, कुत्ता या बकरी। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? सबसे पहले जो पालतू पशु जो है मानव ने बनाया था वो था आपका कुत्ता। ठीक है ना। तो मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? तो आप देख लीजिए कुत्ता था। और ये आप जान लीजिए कि कुत्ता जो है मानव ने कब बनाया था उसको पालतू पशु? सबसे पहले मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और मध्य पाषाण काल को ही मनुष्य की संग्राहक अवस्था कहते हैं। संग्राहक अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जो है काल में मनुष्य ने चीज़ों का संग्रह करना शुरू कर दिया था। इसके पहले जो है जो आपका पूरा पाषाण था उसमें केवल शिकार करता था, लेकिन मध्य पाषाण काल में इसने चीज़ों का संग्रह करना शुरू कर दिया। तो ये मनुष्य की संग्राहक अवस्था भी है। और ये जो है कुत्ता जो है ये प्रथम पालतू पशु था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हत्थेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया जो है ये किस काल के मानव के प्रमुख औजार हैं? तो हत्थेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया ये सब आपके परिष्कृत औजार थे। तो परिष्कृत औजार मानव ने कब बनाने स्टार्ट किए? आपको पता होगा किस काल में? पुरापाषाण, मध्य पाषाण या फिर नवपाषाण में। तो परिष्कृत हथियार जो है मानव ने नवपाषाण काल में बनाने शुरू किए थे। ठीक है, तो हत्थेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया जो है ये आपके नवपाषाण काल के हथियार थे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य को आग का ज्ञान किस काल में हुआ? तो आग का ज्ञान आप लोग जानते हैं कि जब मनुष्य जो है पत्थरों को रगड़ के दो पत्थर शिकार के लिए क्या करता था कि वो पत्थर बनाता था। ठीक है ना। तो जब पत्थरों पे वो जो है एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे चोट करता था उससे जो है आग की उत्पत्ति कब हुई? तो वो हुई थी पुरापाषाण काल में। ठीक है ना। तो मनुष्य को आग का ज्ञान अगर आपसे पूछा जाए तो आग का ज्ञान उसको जो है मनुष्य के पुरापाषाण काल में हुई हुआ। और पुरापाषाण काल को जो थी वो मनुष्य की आखेटक अवस्था थी। आखेटक अवस्था का मतलब क्या होता है कि उस समय मनुष्य जो है शिकार पर ही निर्भर था। ठीक है ना, उसका जो है भोजन का मुख्य जो स्रोत था वो आपका शिकार करके पशुओं का मांस खा के ही वो अपना जो है जीवन व्यतीत करता था। तो इसको जो है मनुष्य की आखेटक अवस्था कहते हैं, पुरापाषाण काल को। और आग का ज्ञान भी पुरापाषाण काल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? तो वो आपको अभी भी बताया गया सबसे की जो है आखेट या फिर शिकार। तो शिकार करना जो है उस समय का जो है मुख्य उद्यम था। वो लोग शिकार करके ही अपने भोजन को इकट्ठा करते थे। ठीक है ना, कृषि नहीं करते थे, पशुपालन नहीं करते थे। कृषि पशुपालन आपके नवपाषाण काल में स्टार्ट हुआ। तो जो शिकार था ये आपके पुरापाषाण काल का प्रमुख उद्यम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं इसमें जो है आपको प्राप्त हुए कहाँ से? चिरांद से, बुरझोम से या फिर लहुरा देव से या महगढ़ा से। तो आपको याद रखना है इसका आंसर है आपका सी, लहुरा देव। ठीक है, तो ये लहुरा देव है कहाँ पे? तो ये लहुरा देव जो है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। ठीक है ना, और यहाँ से चावल के जो है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपके प्राप्त हुए हैं कहाँ से? लहुरा देव से। लहुरा देव आपके उत्तर प्रदेश में है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग जरूर कि संत कबीर नगर जिले में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, तो लहुरा देव से आपके भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपको यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य ने कृषि का ज्ञान कब प्राप्त किया? तो कृषि जानते हैं आपके मध्य पाषाण के एकदम अंतिम समय में वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब सुव्यवस्थित रूप से कृषि करना मानव ने प्रारंभ किया तो उस समय से आपका नवपाषाण काल माना जाता है। तो आपको कृषि का ज्ञान अगर आपसे पूछा जाएगा तो कब हुआ मनुष्य को? ये हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है ना, तो ये वाला आप आंसर याद रखना, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल ही मनुष्य की उत्पादक अवस्था थी। उत्पादक अवस्था मतलब, उत्पादक अवस्था का मतलब हो गया कि इस समय मनुष्य जो है भोजन का उत्पादन करने लगा था। ठीक है ना, जो आप कृषि करने लगा तो वो आपका जो है इसीलिए इसको उत्पादक अवस्था बोलते हैं। आप जानते हैं पूरा पाषाण काल आखेटक अवस्था थी, मध्य पाषाण काल संग्राहक अवस्था थी, और आपका नव पाषाण काल आपकी कौन सी अवस्था है? आखेटक। नव पाषाण काल आपकी उत्पादक अवस्था है मनुष्य की। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम्स में देखा मैंने पूछा गया है। प्राचीन भारत की जारवे संस्कृति का संबंध किस राज्य से है? तो जो ये जारवे संस्कृति है इसका संबंध आपके जो है किस राज्य से है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र से। तो इसका आंसर जो है आपका महाराष्ट्र है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना, जारवे संस्कृति का संबंध किस राज्य से है अगर ये पूछा जाता है तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य से है। ठीक,
आपका अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था, मतलब सबसे पहले मानव ने कौन सा अनाज प्रयुक्त किया। ठीक है, गेहूं, चावल, जौ या फिर बाजरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जौ। ठीक है ना, तो सबसे पहले मनुष्य ने जौ को जो है उपयोग में लाना शुरू किया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका पहिए का आविष्कार। ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी लोग को पता होगा। पहिए का आविष्कार कब हुआ, तो ये हुआ आपके नवपाषाण काल में। ठीक है ना, तो पहिए का आविष्कार आपके नवपाषाण काल में। और ये जो नवपाषाण काल है ये आपके मनुष्य की उत्पादक अवस्था थी। इसमें जो है मनुष्य चीज़ों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, भोजन का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से, या ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि इसमें यहाँ पे पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक जो है मानव सभ्यताएं यहाँ पे पनपती रही। तो किस स्थान, कौन सा स्थान है जहाँ से ये सभी जो है पाषाण से लेकर हड़प्पा तक की चीज़ें प्राप्त हुई। चौपनी मांडो, मेहरगढ़, कालीबंगा या फिर महदहा। तो इसका आंसर जो है ये है आपका मेहरगढ़। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन क्या है, मेहरगढ़। और ये पाकिस्तान जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। ठीक है ना, तो मेहरगढ़ इसका आंसर है। ठीक, अब अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो 11 में जो है आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या है आपका बुर्ज होम। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन है बुर्ज होम की बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और बुर्ज होम है कहाँ पे, तो ये आपके जम्मू एंड कश्मीर वाले क्षेत्र में है। ठीक है ना, जम्मू और कश्मीर वाले क्षेत्र में है। तो ये आपका बुर्ज होम आप याद रखना जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है। और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी जो है संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु, यानी कि सबसे पहली धातु मानव ने जो है कौन सी प्रयोग की थी भारत में। तो ये आपका कौन सा हो सकता है, आप जानते हैं। तो लोहा है, तांबा है, सोना है या फिर कांसा। तो इसका आंसर है आपका तांबा। तो सबसे पहले जो है मानव ने आपका जो है तांबे धातु की प्रयोग किया था। ठीक है ना, तो तांबा धातु सबसे पहले प्रयोग की गई थी मानव के द्वारा। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा जो है ये कहाँ स्थित है। तो किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है, आप जानते हैं। सिंधु नदी, रावी नदी, गंगा नदी या फिर सरस्वती नदी के तट पर। तो ये आप जानते हैं कि ये आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा है ये आपके रावी नदी के तट पर है। ठीक है ना, अगर आपका सिंधु नदी के तट पर अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपका मोहनजोदड़ो वाला जो खुदाई स्थल, मतलब पूरा स्थल प्राप्त हुआ है वो आपके सिंधु नदी के तट पर है। रावी नदी के तट पर आपका हड़प्पा स्थित है। ठीक है ना, तो हड़प्पा जो है सभ्यता ये आपके, मतलब कि हड़प्पा जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा स्थल है ये आपके रावी नदी के तट पर स्थित है। ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है। तो कल वाले क्वेश्चन में, कल वाले आपके जो है वीडियो में आपको बताया गया था कि किस काल से संबंधित है सैंधव सभ्यता। तो ये आपके जो है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है ना, आद्य ऐतिहासिक काल से क्यों संबंधित है, क्योंकि जो है सैंधव सभ्यता में चित्रात्मक लिपि मिली है। ठीक है ना, लेकिन उसको जो है लोग पढ़ नहीं पाए हैं। और ये जो चित्रात्मक लिपि है ये हम लोग जो है इधर से लिखना शुरू करते हैं, इधर जाते हैं, लेकिन ये चित्रात्मक लिपि यहाँ से शुरू होती है, यानी कि दाहिने से बाएं जाती है, फिर उसके बाद फिर बाएं से दाएं जाती है, फिर दाएं से बाएं जाती है, फिर बाएं से दाएं जाती है। तो ये इस तरह से लिखी जाती थी। लेकिन स्टार्टिंग किधर से हो जाती थी, स्टार्टिंग आपकी राइट से लेफ्ट होती थी, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, इस तरह से ये लिखते थे। ठीक है ना, तो इनकी जो लिपि थी ये थी चित्रात्मक। ठीक, तो ये आपका इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए ये किस वाले में है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में कल आपने देखा था कि जिसको जो है जहाँ से लिखित अवशेष, लिखित चीज़ें मिली हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो वो आपके आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले हड़प्पा का जो उत्खनन था ये किसके द्वारा किया गया, 1921 में आप जानते हैं दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और ये राखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी, तो 1922 में जो है राखालदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खुदाई। ठीक है ना, तो हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किया गया दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। और ये किसके निर्देश पर किया गया था, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशों पर जो है दयाराम साहनी
ने जो है हड़प्पा की खुदाई करवाई थी, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए किसके निर्देश पर ये जो है खुदाई की गई थी, तो ये आपके सर जॉन मार्शल, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी वो भी इन्हीं के निर्देश पर की गई थी, ठीक है ना। राखालदास बनर्जी ने जो करवाई थी। तो 1921 आप याद रखना, हड़प्पा से संबंधित दयाराम साहनी का नाम। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में देखिए हम लोग। अगर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन है क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी। तो आप याद ध्यान से देखिए, आधुनिक शहरी थी या फिर शहरी प्रकृति की थी या फिर शहरी ग्रामीण का मिक्सचर था या फिर ग्रामीण थी। तो आप जानते हैं कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किस तरह की थी, तो वो थी टोटली शहरी पद्धति थी, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो गया, शहरी, ठीक है ना। तो ये वाला आप क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह थी, तो ये थी आपकी शहरी सभ्यता, ठीक। तो अगला क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में अब देखते हैं हम लोग। तो ये वाले क्वेश्चन में देखिए कि किस स्थल से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास, कांसे की नर्तकी एवं सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसी क्वेश्चन में मैंने सब कुछ जो है इसका कर दिया। यहाँ से जो भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं तो आप सब लोग सब चीज़ों को याद कर लेंगे, ठीक है ना। स्नानागार आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है कहाँ से होता है। तो ये आपके पाया गया है मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में स्नानागार के अलावा एक बड़ा सा अन्नागार, पुरोहित का आवास, ठीक है ना, कांसे की जो है नर्तकी की मूर्ति, उसके अलावा सूती कपड़े के साक्ष्य भी जो है ये आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये सब जो है आप याद रखना, स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित का आवास, ठीक है ना। योगी की मूर्ति भी आपसे पूछा जाता है, ये भी आपके मोहनजोदड़ो में जो है पाया जाता है। कांसे की नर्तकी और आपका सूती कपड़े के जो साक्ष्य हैं ये सब जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो के बारे में देखिए, यहाँ पे लिखा है एकदम नीचे देखिए कि मोहनजोदड़ो की इसकी खुदाई जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने कराई थी। हड़प्पा की खुदाई 1921 में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है ना। और इसकी भी मोहनजोदड़ो की खुदाई भी सर जॉन मार्शल के निर्देश के बाद ही हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल, ये भी एक अलग क्वेश्चन था, इसको मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है, तो आप देख लीजिएगा जरूर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल अगर आपसे पूछा जाए, सीधा अगर ये लिखा हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन है, तो वो है आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो ये वाला फैक्ट भी आप जरूर याद रखना, ठीक। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे अभी आपने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल अगर इस तरह से पूछा है तो उसका आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में अगर आपसे पूछा कि भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है, ठीक है ना। अब ये जो है क्योंकि केवल भारत में, क्योंकि मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। इसीलिए वो भारत में तो स्थित नहीं है। अगर आपसे भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरा स्थल पूछा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा या फिर राखीगढ़ी। तो इसका आंसर होगा आपका राखीगढ़ी, ठीक है ना। तो राखीगढ़ी जो होगा ये भारत में स्थित सबसे बड़ा पुरा स्थल है, ठीक। तो ये आप याद रखना, राखीगढ़ी जो है कहाँ पे है, राखीगढ़ी आपके हरियाणा क्षेत्र में स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरा स्थल है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरा स्थल, तो भी आपका राखीगढ़ी ही होगा। और भारत में स्थित जो है सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है, वो भी राखीगढ़ी है, ठीक है ना। तो ये क्योंकि ये भारत केवल स्पेशली भारत का पूछ रहा है, इसलिए जो है राखीगढ़ी सबसे बड़ा है, ठीक। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो वो आपका मोहनजोदड़ो है। और दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान आपके राखीगढ़ी का है, ठीक है ना। तो ये वाला फैक्ट उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। इसका जो है आप ये अलग अलग से क्वेश्चन में बना सकता था, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर्स कम रहेंगे, आपको फैक्ट ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आपका अगला जो है, और अगर आपसे भारत में जो है दूसरा सबसे बड़ा पुरा स्थल पूछ लिया जाए, ठीक है। अभी तो आपको बताया गया कि सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन था, तो वो तो था आपका जो है क्या कहते हैं कि भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल आपका राखीगढ़ी था। लेकिन अगर भारत में दूसरा सबसे बड़ा पुरा स्थल, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया, तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा कौन होगा, धौलावीरा। और अगर सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरा स्थल, तो वो राखीगढ़ी, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पहला जो सबसे बड़ा स्थल है वो आपका मोहनजोदड़ो है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग आप इसका जो है अंतर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाले सब समझ में आए होंगे आपको। जुते हुए खेत के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त होते हैं, तो जुते हुए खेत के प्रमाण आप जानते हैं कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा से मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो से, कि लोथल से, या फिर कालीबंगा से। तो ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोगों को सबको पता है। तो ये आपके कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के प्रमाण आपको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है कालीबंगा से जो जो चीज़ें प्राप्त होती हैं ये मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसको भी आप ज़रूर याद रखना, ठीक है ना।
क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। तो जुते हुए खेत के प्रमाण के अलावा जो है आपकी काली चूड़ियाँ भी जो है कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। अलंकृत ईंटें यानी कि ईंटों पर जो है नक्काशी की गई थी, उसको अच्छे से बनाया गया था, वो भी आपकी कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वो भी आपके कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। जुते हुए खेत के बारे में आपने देखा ही क्वेश्चन में। इसके अलावा हवन कुंड और मिट्टी की मोहरें, ठीक है, मिट्टी की मोहरें आपसे कहाँ से प्राप्त हुई हैं? वो भी आपकी कालीबंगा से। और भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण आपके कहाँ से मिलते हैं? तो भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण भी कहाँ से मिलते हैं? ये भी कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप अलग अलग क्वेश्चन आप बना सकते हैं, और इसी में 6 क्वेश्चन और बढ़ जाता है, ठीक। तो ये वाला भी पॉइंट सब आप याद रख लीजिएगा कालीबंगा से संबंधित, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है आपका, ये है आपका हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ये अभी मैंने ऊपर बताया किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका अभी बताया गया कि ये चित्रात्मक लिपि या फिर संकेत की तरह लिखते थे, ठीक है ना। इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ये किधर से किधर लिखते थे? ये लिखते थे राइट टू लेफ्ट, ठीक है ना। तो इधर से ये लिखना शुरू करते थे, इधर जाते थे, फिर उसके बाद इधर से लिखना शुरू करते थे, इधर जाते थे, ठीक, फिर इधर से लिखना शुरू करते थे, इधर जाते थे। तो इस तरह से ये लिखा करते थे, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है, ये आपकी चित्रात्मक या फिर संकेतात्मक या संकेत बोधक है। और ये लिखते किधर से थे? ये लिखते थे दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, इस तरह से ये लिखा करते थे, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि आपने देख ली कैसा है, चित्रात्मक या फिर संकेत बोधक, ठीक। अब आपका मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? अधिकतर इसका ऑप्शन आपको मिलता है चनहुदड़ो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा चनहुदड़ो के अलावा आपका लोथल से भी मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो ये वाला भी फैक्ट आप याद रखना, ए और सी दोनों है, ठीक है ना, चनहुदड़ो और कालीबंगा, ठीक है। इसका ऑप्शन है मनका बनाने का कारखाना वहाँ से आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। चनहुदड़ो कहाँ पे है? तो चनहुदड़ो आपके सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो वाला जो स्थल है ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। और लोथल कहाँ है? गुजरात। तो लोथल के बारे में आप एक चीज़ और जानते हैं कि लोथल एक आपका बंदरगाह स्थल है। और गोदीबाड़ा के साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो वो भी जो है आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं, गोदीबाड़ा के साक्ष्य, ठीक है ना। तो ये वाला मनका बनाने का कारखाना में आप चनहुदड़ो के अलावा लोथल को भी याद रखेंगे। चनहुदड़ो और लोथल दोनों जगह से जो है आपको ये मनका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका है रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अगर आपका हाथी दांत का पैमाना, अभी आपको जो है आपके थ्योरी में भी लिखा है कि यहाँ से हाथी दांत के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन शामिल कर दिया है, ठीक है ना। तो हाथी दांत का पैमाना ये आपको प्राप्त हुआ है कहाँ से? लोथल से, ठीक है ना। तो लोथल से आपका मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ था। हाथी दांत का जो है पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ? वो भी लोथल से। इसके अलावा आप गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी याद रखेंगे, किससे संबंधित है? गोदीबाड़ा के जो साक्ष्य है ये भी लोथल से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। गोदीबाड़ा के साक्ष्य, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एक अलग क्वेश्चन ना बना के यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हाथी दांत का पैमाना आपके लोथल से संबंधित है, ठीक है ना। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सिंध सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में है? तो उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश वाला तो आपका इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा है? लोथल है, या फिर आलमगीरपुर है, या फिर रोपड़ है, या फिर राखीगढ़ी है। तो अभी आपको बताया गया लोथल कहाँ पे है, तो लोथल आपके गुजरात में है, ठीक है। और रोपड़ कहाँ पे? तो रोपड़ जो है आपके पंजाब वाले क्षेत्र में है, ठीक है। रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में है। राखीगढ़ी को आपको बताया गया, राखीगढ़ी कहाँ पे है? ये आपके हरियाणा में है, ठीक है ना। तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो और ये जो है भारत में स्थित सबसे बड़ा जो है सिंधु घाटी का पुरास्थल है, ठीक है, राखीगढ़ी। इसके बारे में भी आपने क्वेश्चन अभी ऊपर पढ़ा है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर के बारे में एक दो चीज़ें और याद रखिए, क्योंकि ये आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसको आपको ज़रूर याद रखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये आपका आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और ये आलमगीरपुर कहाँ पे है? मेरठ ज़िले में है। और आलमगीरपुर वाला जो पुरा स्थल था ये किस नदी के किनारे पाया गया? तो ये आपके हिंडन नदी पर जो है पाया गया, ठीक है ना। और इसका उत्खनन किसने कराया था? तो इसका उत्खनन कराया था यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है। और ये जो है हड़प्पा संस्कृति की जो ये आलमगीरपुर है, ये हड़प्पा संस्कृति की सबसे पूर्वी सीमा है, ठीक है। यानी कि पूरब साइड में सबसे पूर्वी सीमा जो है, सबसे ईस्ट में जो आपका पाया गया हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल पाया गया है वो कौन सा है? वो है आपका आलमगीरपुर। ये आपके उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में, हिंडन नदी पर। इसका उत्खनन कराया यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक। तो ये वाली चीज़ें आप ये आलमगीरपुर के बारे में ज़रूर याद रखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का एक और क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल
प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पन सभ्यता कहते हैं इसको, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हड़प्पन सभ्यता में जो सनौली नामक जगह है, ये जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप बस खाली ये बताइए। तो ये आपके किस जिले में स्थित है? मेरठ, प्रयागराज, बागपत या फिर प्रतापगढ़? तो इसका आंसर आपका है बागपत जिला, ठीक है ना। तो बागपत जिले में आपका सनौली नामक हड़प्पन पुरा स्थल स्थित है। इस समय कुछ दिनों पहले ये चर्चा में था, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे शामिल किया। हो सकता है आपके क्वेश्चन में आपका पूछ लिया जाए, ठीक है। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 25 में आपका है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस धातु के अवशेष या फिर जो है साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका सोना होगा, चांदी होगा, लोहा या फिर तांबा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि तांबा तो प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। चांदी और सोने के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लोहे का साक्ष्य जो है नहीं मिला है, ठीक है। तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो है लोहे धातु का ज्ञान नहीं था, और लोहे का जो ज्ञान है ये उत्तर वैदिक युग से माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल से लगभग 1000 ईसा पूर्व से जो है, ईसा पूर्व से लोहे का जो है ये ज्ञान माना जाता है कि लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व में हुआ उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था लोहे का, ठीक है। अब अगला देखिए, तांबा तो आप जानते हैं कि सबसे पहले जो है मानव द्वारा प्रयुक्त की गई धातु थी। अब अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो अगर सबसे प्रमुख विशेषता पूछी जाएगी, हाँ, सबसे प्रमुख विशेषता पूछी जाएगी तो ये आपका कौन सा होगा? अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगर योजना या फिर सामाजिक जीवन। तो ये सभी चीज़ें तो थी वहाँ पे, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें तो थी, लेकिन सबसे जो प्रमुख विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो थी वहाँ की नगर योजना, ठीक है ना। वहाँ के नगर जो है एकदम सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। वहाँ पे नालियाँ और सड़कें, इन सभी चीज़ें जो है सुव्यवस्थित तरीके से थी। तो नगर योजना जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर जो है कैसे बनते थे? तो वो आप जानते हैं कि सुव्यवस्थित व्यवस्था थी कि इनकी घर किससे बनते थे? पत्थर से या फिर मिट्टी से या फिर कच्ची ईंटों से या फिर पक्की ईंटों से। तो ये आप जानते हैं कि उस समय के जो घर थे, जो है सिंधु सभ्यता के लोगों के घर जो है ये पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, ठीक है ना। तो इनको जो है पक्की ईंटों का ज्ञान था। और अभी आपको बताया गया था कि अलंकृत ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई थी कालीबंगा वाले क्षेत्र से, याद है ना, ठीक है। तो अब पक्की ईंटों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो है घर बना है। क्वेश्चन नंबर 27 था। अब 28 में जो है आपको कुछ मिलान करने के लिए दिया गया है। आप इसको मिलान करके बताइए कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि आपके 5 में से 4 सुमेलित हैं, लेकिन एक जो है ये सुमेलित नहीं होगा। तो रोपड़ आपके कहाँ पे है? पंजाब में है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है ना, ये भी सही है। लोथल गुजरात में है, रोपड़ पंजाब में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो आलमगीरपुर भी आप जानते हैं, अभी कुछ देर पहले पढ़ा आपने, उत्तर प्रदेश में है। अब कमेंट करके बताना कि किस जिले में है, ठीक है ना। अभी आप पढ़ चुके हैं, अब देखें, आप भूल गए हैं कि याद है आपको, किस जिले में है और किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है और किस जिले में है, और इसकी खुदाई किसने कराई थी, ठीक है। खुदाई, क्योंकि आलमगीरपुर के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इसकी जिला बताइए, आप नदी बताइए, और इसकी खुदाई किसने कराई थी। ये सब आप आलमगीर के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो। कालीबंगा हरियाणा और धौलावीरा गुजरात। तो धौलावीरा तो गुजरात में है, लेकिन कालीबंगा अभी आपने पढ़ा, कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये आपके राजस्थान में है। राजस्थान में एक जगह है हनुमानगढ़, ठीक है ना। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? तो इसका ऑप्शन हो गया हरियाणा, क्योंकि ये हरियाणा में नहीं है। ये कहाँ पे है कालीबंगा? ये आपके राजस्थान में है, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर आप जरूर याद रखना। ये देखिए आपका कालीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और इसकी देखिए 1951 में इसकी खुदाई की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। और कालीबंगा जो है ये आपके कहाँ पे है? तो ये आपके घग्घर नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो घग्घर नदी के किनारे है आपका कालीबंगा वाला क्षेत्र, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, सौंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था? तो ये भी आपका बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा जो है बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो आपका अभी आपको बताया गया कौन सा था? लोथल, ठीक है। तो लोथल था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। रोपड़ आपके पंजाब में है, कालीबंगा जो है राजस्थान में है, हड़प्पा आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है, ठीक है ना।
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था। तो लोथल जो है ये आपका बंदरगाह स्थल था। इसके बारे में भी आप ये याद रखना कि ये गुजरात में है, ठीक है। लोथल गुजरात में आप जानते ही हैं। ये आप ज़रूर याद रखना कि ये भोगवा नदी है उसके किनारे पर स्थित था, ठीक है ना। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इसके अलावा आपका मनका बनाने का कारखाना भी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं और लोथल से आपके हाथी दांत का पैमाना भी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें जो है आप लोथल के संबंधित याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ गए। 30 में है आपका कि हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे। तो बर्तनों के बारे में भी आपको बताया गया है कि घरेलू बर्तन इसके किससे बने होते थे। बताइए, पत्थर से बनते थे या फिर चीनी मिट्टी से या फिर तांबे से बनते थे या फिर मिट्टी के बनाए जाते थे और उनको अच्छी तरह से पका के उस पर चित्र बनाया जाता था। बताइए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये है आपका मिट्टी से बनाए जाते थे, ठीक है। हड़प्पा लोगों के जो सामान्य घरेलू बर्तन थे ये मिट्टी से बनाए जाते थे और इस पर जो है अच्छी तरह से पकाकर इस पर चित्रांकित चित्र भी बनाया जाता था और इसके चित्रों को बनाने के लिए अधिकतर जो है लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पे किस रंग का जो है अधिकतर प्रयोग किया जाता था। तो ये आप याद रखेंगे कि लाल रंग का जो है अधिकतर प्रयोग किया जाता था इसके बर्तनों पर, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग अधिकतर किया जाता था, ठीक। तो अब अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आप बताइए किसकी पूजा करते थे, पशुपति की या कृष्ण की या विष्णु की या फिर वरुण की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस समय जो है पशुपति नाथ की पूजा की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति नाथ की पूजा करते थे, ठीक है ना। तो लेकिन उस समय जो है मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। तो यानी कि जो है माता को जो है श्रेष्ठ माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। और आपका जो पशुपति है ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ठीक है ना। और अगर आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि शैव धर्म का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता के समय से ही माना जाता है, क्योंकि उस समय जो है पशुपति की जो पूजा होती थी उसका जो है इतिहासकारों ने साक्ष्य जो है माना है कि ये जो है भगवान शिव का ही प्रतिरूप है, ठीक है ना। तो इस समय जो है शैव धर्म का प्रारंभ भी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो भी आप हड़प्पा से ही बताएंगे, ठीक, क्योंकि उस समय जो है पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। तो 32 में है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो घोड़े के अस्थि पंजर कहीं से प्राप्त हुए थे, वो आपका कौन सा जगह है, तो वो आप याद रखेंगे कौन सी जगह है, तो वो है आपका सुरकोतदा, ठीक है। तो ये आपका सुरकोतडा जो है जगह जो है यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन आप याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है, सुरकोटदा से। और सुरकोटदा है कहाँ पे, तो सुरकोटदा आप याद रखेंगे गुजरात से है। इसके अलावा गुजरात में स्थित 2 स्थलों के नाम आप कमेंट करके अभी बताइए, ठीक है ना। गुजरात में सुरकोटदा के अलावा 2 स्थलों के नाम आपको ऊपर बता दिए गए हैं, उसको आप कमेंट करके बताइएगा कि 2 स्थल कौन कौन से और गुजरात में स्थित हैं, ठीक है ना। इसके अलावा उसकी विशेषताएं अगर आप बता देंगे तो और अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 में क्या है कि सबसे पहले कपास की खेती की शुरुआत किस सभ्यता के द्वारा हुई। तो बताइए, हड़प्पा सभ्यता या फिर मेसोपोटामिया सभ्यता या फिर मिस्र सभ्यता या फिर चीन सभ्यता। तो सबसे पहले कपास की खेती की शुरुआत आप सब जानते हैं कि सूती वस्त्रों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए थे। तो सबसे पहले जो कपास के जो शुरुआत है ये आपके हड़प्पा सभ्यता से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास की खेती किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 34 में आइए। 34 में भी आपको सुमेलित करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है, ठीक है ना। कुछ तो आपके मतलब सुमेलित है, 4 में से 3 सुमेलित है लेकिन एक सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, दजला फरात, सही है या गलत। मिस्र सभ्यता अमेजन नदी, चीन सभ्यता हुआंग नदी, क्रीट सभ्यता आपके भूमध्य सागर वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताइए याद करके, कौन सा आपने पढ़ा था कभी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा मिस्र सभ्यता, ठीक है। तो मिस्र सभ्यता जो है अमेजन नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये वाला आपका गलत है, इसीलिए ये वाला सही है, ठीक है ना। जो गलत है वही सही है, क्यों, क्योंकि जो है आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक। तो मिस्र सभ्यता जो है ये आपके नील नदी के जो है किनारे पर स्थित है। और मिस्र सभ्यता को क्या बोला जाता है, एक ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, नील नदी का वरदान किस सभ्यता को कहा जाता है। तो नील नदी का वरदान कहते हैं हम मिस्र सभ्यता को, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप याद रखना,
अब आपका अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुआ या फिर किस देश में हुआ। तो कागज़ का आविष्कार आपने पढ़ा है, कहाँ पे हुआ था, मिस्र में या फिर चीन में या फिर मेसोपोटामिया में या फिर क्रीट सभ्यता में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, ये है आपका चीन सभ्यता। तो ठीक है ना, तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये आपके चीन सभ्यता में हुआ था। इसके अलावा जो है साटन के कपड़े और बांस पर लिखना भी सबसे पहले किसने शुरू किया, तो ये भी सबसे पहले चीन ने जो है शुरू किया था। ठीक है ना, तो चीन सभ्यता में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ और साटन के कपड़े और बांस पर लिखना भी सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। तो इसका आंसर हो गया आपका चीन सभ्यता। ठीक है, तो ये सारे जो है क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। क्वेश्चन अच्छे हों तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है ना, शेयर करेंगे तो ये जो है चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा, तो मुझे भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप लोग जो है कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो कोर्स तो आप लोग देखें ही हैं, एग्ज़ाम अभी कम से कम 2 महीने बाद ही होंगे। अगर आपको पूरा थ्योरी टाइप का कोर्स चाहिए तो आपको जो है एक मिनिमम प्राइस में जो है कोर्स अवेलेबल है, लेस दैन 500 रुपीज़ में। ठीक है ना, 500 से भी कम अब में आपको जो है कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कोर्स आपका पूरा जिस तरह से आपका वीडियो बनाया गया है उस तरह से पूरा का पूरा कोर्स है। तो ये भी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, वरना वीडियो तो आपके अवेलेबल ही हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।